चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग आज एक बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका क्या? जिस टॉपिक का नाम है क्या आपका? गॉस लॉ। देखो भाई कि गॉस लॉ पढ़ने से पहले मैंने आपको पढ़ाया है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैं आपको बताया हुआ हूं क्या कि यदि कोई भी सरफेस हो, वो सरफेस चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, तो उस सरफेस के कारण अगर हमको किसी पॉइंट से फ्लक्स लिखना है तो उसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे जिसका नाम क्या रखते थे? डीएस। और ये डीएस क्या होता था? एरिया वेक्टर होता था। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना मैंने आपको सिखाया है, हमेशा परपेंडिकुलर और किधर की तरफ? बाहर की तरफ। और इस सरफेस से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई थीटा एंगल बना रहा है, ध्यान रखना है हमेशा कि ये थीटा एंगल जो है सो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो हम लोग जो फ्लक्स लिखते थे फाई इक्वल टू, ये फाई इक्वल टू क्या लिखते थे? इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा के बराबर में, और इसी को हम लोग क्या लिखते थे? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस के बराबर में। इतना ही कॉन्सेप्ट का आज हम लोगों को क्या करना है? यूज करना है। दूसरा बात आपको जानकारी में होगा कि जब से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तब से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या पढ़ रहे हैं? ई इक्वल टू के क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। के क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर, जिसमें क्यू एक पॉइंट चार्ज होता था और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो हम लोग क्या निकालते थे? हम लोग निकालते थे क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होता था। इतनी बातें पिछली बातें हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि किसी भी थ्योरम को या किसी भी लॉज को जब आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले उस लॉज का आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद वो लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद उस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि आखिरकार ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां से गॉस लॉ में सबसे पहले देखेंगे क्या कि अभी तक जो हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम कर रहे थे वो क्या करते थे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम करते थे। जैसे जैसे हमारी कहानी बढ़ती जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना धीरे धीरे क्या होता जा रहा था? कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। इसी कॉम्प्लेक्सिसिटी को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक अलग मेथड लेके आते हैं, एक अल्टरनेट मेथड लेके आते हैं, और उसमें हमारा सहयोगी कौन होता है? गॉस लॉ। बात समझ में आ रहा है? तो इस गॉस लॉ का यूज करते हैं क्या कि इट इज एन अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट है। इट इज एन अल्टरनेटिंग मेथड। ये एक अल्टरनेटिंग मेथड है किसके लिए? मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड का हम लोग यूज करेंगे, और इसी अल्टरनेटिव मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? गॉस लॉ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये गॉस लॉ का भाई स्टेटमेंट क्या है? तो इस गॉस लॉ के अगर हम लोग स्टेटमेंट का बात करेंगे तो ये गॉस लॉ कहता क्या है? आपको अगर याद हो कल का क्लास, तो लास्ट में मैं इसको इंट्रोड्यूस किया था, अगर आपको याद हो तो ये गॉस लॉ कहता क्या था कि द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज्ड सरफेस, ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, और ध्यान रखना है कि ये जो आपका क्लोज सरफेस होगा ये 2 डायमेंशनल क्लोज सरफेस नहीं होगा, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब नहीं होगा। जो आपका क्लोज सरफेस होगा ये हमेशा ही कैसा होगा? तो ये होगा कैसा? 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल अगर क्लोज सरफेस का हम लोग बात करें तो उसमें बात करेंगे किसका? स्फीयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, पिरामिड का, सिलेंडर का। ये सब कैसा है? 3 डायमेंशनल है। और 3 डायमेंशनल रहने के साथ साथ इसको कैसा रहना चाहिए? क्लोज सरफेस रहना चाहिए। तो क्लोज सरफेस के कारण अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है तो गॉस लॉ क्या कहता है कि द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज सरफेस, और ये क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए?
थ्री डायमेंशनल होना चाहिए, इज कहता है क्या कि ये जो होता है इज 1/ε0 टाइम्स, इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस की मतलब कि किसी भी सरफेस के अंदर में, सरफेस कैसा हो, थ्री डायमेंशनल हो और क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर में अगर चार्ज कुछ रखा हुआ है तो उस सरफेस से होकर के जो टोटल फ्लक्स होगा वो उस चार्ज का कितना टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स। और इसी स्टेटमेंट को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनसाइड। ध्यान देना, हमेशा चार्ज कैसा लेना है, इनसाइड वाला, और बाय कितना, ε0। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या कहता है, अब यहां पर आपको जानकारी होगी कि ये ε0 क्या चीज है। तो आपको पता होगा कि ये जो ε0 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। किसका, परमिटिविटी ऑफ एयर, या फिर किस चीज का, वैक्यूम का। ये मैं कूलॉम्स लॉ पढ़ाते समय आपको डिस्कस किया था और इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, -12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद होगा ये कूलॉम्स लॉ की बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही चीज है स्टेटमेंट किसका, किसका, तो गॉस लॉ का, कि फ्लक्स निकालने के लिए अभी तक हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते थे, और इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी ओपन सरफेस के कारण, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण, किसी भी प्लेन सरफेस के कारण, किसी भी कर्व सरफेस के कारण क्या करते थे, फ्लक्स निकालते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन फ्लक्स निकालना इस मेथड से कहीं ना कहीं लेंदी होता था। तो गॉस लॉ क्या कहा कि अगर कोई सरफेस क्लोज सरफेस है, ध्यान देना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, और क्लोज सरफेस में भी कैसा, थ्री डायमेंशनल सरफेस। और अगर इस थ्री डायमेंशनल सरफेस के अंदर में कुछ चार्ज क्यू रखा हुआ है तो जो टोटल फ्लक्स होगा उस सरफेस के कारण वो कितना होगा, क्यू इनसाइड बाय ε0 के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी स्टेटमेंट को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्यू इनसाइड का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा क्या, कि जब भी आपसे क्यू इनसाइड का बात किया जाए, जब भी आपसे क्यू इनसाइड का बात किया जाए तो मान लीजिए कि अगर कोई एक सरफेस है अपने पास जो क्लोज सरफेस है, इसको मान लो कि ये क्या है, एक स्फीयर है, और आपको दिख रहा होगा कि ये स्फीयर कैसा है, क्लोज सरफेस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके अंदर कहा क्या कि चार्ज रखे कितना, इसके अंदर हम चार्ज रख दिए कितना, +q। तो आप ध्यान से देखोगे कि अगर q इनसाइड का बात करें, बाहर कितना चार्ज है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग सीधे सीधे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि जो टोटल फ्लक्स होगा, आप देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं? कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं इस सरफेस को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही। और जब भी फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस करेगी तो फ्लक्स होगा, और फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस लॉ क्या कहता है भाई कि जितना चार्ज अंदर है उसमें क्या करिए, ε0 से डिवाइड कर दीजिए, उतना ही क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स हो जाएगा। तो सर इससे पहले जो हम लोग इतना सारा फ्लक्स पढ़े हुए हैं निकालने के लिए, वो सारा तो पानी में चला गया केवल गॉस लॉ के आने से। तो पानी में नहीं जाता है, गॉस लॉ का और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मिला करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। तो अब देखते हैं कि इस गॉस लॉ को प्रूफ कैसे किया जाए। जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे, जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे तो हम लोग ये बात कहेंगे क्या कि गॉस लॉ जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्लक्स निकालने के लिए एक अल्टरनेट मेथड है। और इस गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, थ्री डायमेंशनल होना चाहिए। अब थ्री डायमेंशनल में ये सरफेस सिमेट्रिक भी हो सकता है और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है। जैसे बात करो, अगर एक क्रिकेट बॉल का बात करें तो ये कंप्लीट स्फेरिकल बॉल होता है, लेकिन अगर एक हम मिट्टी का ढेला उठा लें तब वो नॉन सिमेट्रिक रैंडम किसी शेप का होता है, लेकिन थ्री डायमेंशनल और क्लोज होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिमेट्रिक रहे नॉन सिमेट्रिक रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस ध्यान ये रखना चाहिए क्या कि कैसा होना चाहिए, थ्री डायमेंशनल और कैसा होना चाहिए,
क्लोज, तो अगर इस सरफेस के अंदर में चार्ज है Q, तो जो फ्लक्स होगा वो इसका 1/ε0 टाइम्स होगा। यही है क्या, गॉस लॉ। अब सवाल उठता है क्या कि इस गॉस लॉ को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस गॉस लॉ को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इस गॉस लॉ को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो आप प्रूफ करने के लिए क्या करिए, मान लीजिए कोई सा एक क्लोज सरफेस, और मुझे सबसे अच्छा लगता है स्फेरिकल क्लोज सरफेस मानना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मान लीजिए क्या कि एक क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, और इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस का जो आपके सामने में रेडियस है मेरे भाई, वो रेडियस है कितना, वो रेडियस है इसका कितना, हम लोग मान लेते हैं कितना, रेडियस r। बात समझ में आ रहा है। इस क्लोज सरफेस के अंदर में, इस क्लोज सरफेस के अंदर में हम मान लेते हैं कि इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, जिस चार्ज का वैल्यू है कितना, +q। बात समझ में आ रहा है। तो क्या क्या बातें हमने मानी है, हमने मानी है क्या कि लेट अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, लेट अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, की हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस है, हैविंग रेडियस कितना, हैविंग रेडियस कितना, कैपिटल R, जिसका रेडियस है कितना, कैपिटल R है। इसके सेंटर पे अ चार्ज +q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, कि इस क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे क्या किया गया, एक चार्ज +q रख दिया गया है। हमें निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है। अब आप बताइए कि ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इस स्फेरिकल सरफेस प्लेन सरफेस के जैसे कंसीडर किया जाएगा कि कर्व सरफेस के जैसे, कर्व सरफेस के जैसे। तो भाई तुमको याद होगा कि मैं बोला था क्या कि अगर अपने पास कोई सरफेस हो और इस सरफेस का अगर एरिया है A और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, तो तुमको अगर फ्लक्स निकालना है तो सीधे क्या करोगे तुम, E/A कर दोगे। मैं क्या बोला था भाई कि तुम्हारे पास कोई सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर के तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से थीटा एंगल पर जा रहा है, तो तुमको मैं फ्लक्स निकालने के लिए क्या बोला था, EA cos थीटा का यूज करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये प्लेन सरफेस के लिए बात थी। फिर मैं तुमको क्या बोला कि भैया अगर क्लोज सरफेस है, अगर कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस अब प्लेन सरफेस के जैसे बिहेव नहीं करेगी। इसमें दिक्कत क्या आएगी कि मैंने जो आपको एरिया का डायरेक्शन लेना सिखाया है, वो हमेशा कैसा सिखाया, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ। तो देखो अगर ये प्लेन सरफेस है, तो अगर मैं यहां पर एरिया के डायरेक्शन का बात करूं, तो एरिया का डायरेक्शन यहां पर भी परपेंडिकुलर किधर के तरफ, यहां पर भी एरिया का डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर, यहां पर भी किधर, परपेंडिकुलर। तुम देखो कि एरिया का डायरेक्शन हम कहीं भी ले रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लेन सरफेस यहां है, यहां पर अगर हम यहां एरिया वेक्टर लें तो भी इधर आएगा, यहां एरिया वेक्टर ले तो भी इधर, कहीं भी लेंगे प्लेन सरफेस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन कर्व सरफेस में ये समस्या आ रही थी क्या कि कर्व सरफेस में अगर हम यहां पर एरिया वेक्टर का बात करें परपेंडिकुलर बाहर की तरफ तो ये डायरेक्शन होगा, और यहां पर बात करें परपेंडिकुलर बाहर की तरफ तो कुछ और डायरेक्शन हो जाएगा। यहां पर डायरेक्शन क्या करता है, डिफर करता है। तो जब डायरेक्शन डिफर कर रहा था तो उस समय में मैंने आपको बोला था क्या कि भाई जब भी डायरेक्शन डिफर करने लगे तो पूरा काम एक साथ मत करो, इसको क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो। तो इस पूरे 3 डायमेंशनल स्फीयर पर मैंने क्या, एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट ले लिया, और ये छोटा सा एरिया का एलिमेंट अब बताओ कि प्लेन सरफेस के जैसा बिहेव करेगा कि कर्व सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। ये अब प्लेन सरफेस के जैसे बिहेव करेगा। कैसे भाई, तो मैंने क्या बोला आपको कि इस पृथ्वी को आप देखिए कि ये पृथ्वी कैसा है, स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। लेकिन इस पृथ्वी पर अगर हम लोग खड़ा होते हैं किसी जगह पर, तो क्या हमको सरफेस कर्व नजर आता है कि प्लेन नजर आता है। क्यों कि पृथ्वी के सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में जिस सरफेस एरिया को हम देख रहे हैं वो बहुत छोटा सा एरिया है, और वो छोटा सा एरिया कैसा फील करता है, प्लेन एरिया के जैसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये अगर बहुत बड़ा सा स्फीयर है और इसके रिस्पेक्ट में हम एक बहुत छोटा सा एरिया काट लें, तो ये छोटा सा एरिया अब कर्व सरफेस के जैसे बिहेव करेगा कि प्लेन सरफेस के जैसे,
प्लेन सरफेस के जैसे बिहेव करेगा। और इस छोटे से एरिया को थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखना चाहें तो एरिया वेक्टर हमेशा किधर की तरफ, परपेंडिकुलर और किधर, बाहर के तरफ। और इस छोटे से एरिया को हम लोग क्या मान लेते हैं, ds। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, और मैंने आपको बार बार बताया है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हमेशा रेडियली बाहर की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे? रेडियली और किधर, बाहर की तरफ। तो रेडियली बाहर की तरफ के मतलब क्या हुआ कि रेडियस के अलोंग ये जाएगा और रेडियस के अलोंग जाएगा और बाहर की तरफ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। और जब ये कुछ इस तरीके से होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि यहां पर जो आपका एरिया वेक्टर है ds और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब भी दो वेक्टर मेरे भाई सेम डायरेक्शन में होने लग जाए तो वहां पर हम लोग थीटा इक्वल टू कितना कंसीडर करते हैं, 0 डिग्री। मैंने क्या बोला कि प्लेन एंगल के लिए हम लोग जो लिखते हैं फ्लक्स, वो कितना लिखते हैं, EA cos थीटा। तो बहुत छोटा अगर एरिया लेंगे तो फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, E। एरिया के जगह यहां पर A था तो हमारा वहां एरिया के जगह पर कितना है, ds। और cos कितना लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान से देखना कि अगर हम लोग बात करें यहां से किस चीज के कारण, तो हम लोग अगर यहां पर बात करें तो हम लोगों ने क्या किया है, लिया है क्या कि टेक एन एलिमेंटल एरिया। क्या किया है, टेक एन एलिमेंटल एरिया, कि एक छोटा सा हम लोगों ने एरिया लिया है और ये एरिया है किसके बराबर में, वेक्टर ds। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेक एन एलिमेंटल एरिया वेक्टर ds व्हिच डायरेक्शन इज, जिसका डायरेक्शन किधर है, व्हिच डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। और हमेशा ही एरिया का डायरेक्शन कैसे लेना है, बाहर की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हिच डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग बात करें वेक्टर ई का, इज ऑल्सो कैसा है, इज ऑल्सो रेडियली कैसा है, ये भी रेडियली कैसा होगा, बाहर के तरफ होगा। क्यों कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन में होने का मतलब हो गया क्या, सेम डायरेक्शन में होने का मतलब ये हो गया कि जो आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ds एंड वेक्टर e है, इज कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान देना कि अगर हम ये एलिमेंट यहां पर लिए हैं, अगर ये एरिया एलिमेंट हम इसके अलावा कहीं दूसरे जगह भी लेते तो भी कहानी सेम होती। कैसे सेम होती? तो अगर हम यहां पर मान लीजिए कि एरिया वेक्टर लिए, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल टू कितना, ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना। मान लो कि मेरा मन क्या कि हम यहां पर एरिया वेक्टर लें, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर, परपेंडिकुलर। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों किसमें, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कैसा होगा। तो छोटा छोटा एलिमेंट लेने से हमको एक फायदा हो गया कि जिस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता था, वो अब हमेशा एक डायरेक्शन में हो रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। इसीलिए मैंने क्या किया था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से हमको क्या फायदा हुआ, तो क्या फायदा हुआ, तो उस फायदे के लिए अब हम लोग पहुंचेंगे कहां पर, उस फायदे के लिए अब हम लोग पहुंचेंगे फ्लक्स के डेफिनेशन पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग ये बात मान ले क्या, अगर हम लोग ये बात मान ले क्या कि लेट द स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल एरिया, मान लेते हैं क्या
कि छोटे से एलिमेंटल एरिया ds के कारण, वेक्टर ds के कारण जो बहुत छोटा सा फ्लक्स है, इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, d फाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं पिछले दिन भी बताया था क्या कि जितना छोटा एरिया रखेंगे फील्ड लाइंस उतना कम पास करेगा, और जितना फील्ड लाइन कम पास करेगा फ्लक्स भी उतना कम होगा। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाया था कि आपके घर की खिड़की जितनी छोटी होगी हवा उतना कम अंदर आएगी, और खिड़की जितनी बड़ी होगी हवा उतना अधिक अंदर आएगी। इसका मतलब छोटा सरफेस तो कम फ्लक्स और बड़ा सरफेस तो जब छोटा सा सरफेस ds लिए है तो इस ds के कारण फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और छोटे चीजों को हमेशा ds d फाई dx की तरह ही मानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहां से बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, देखना अगर हम लोग बात करें क्या कि बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, तो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स में मैंने आपको कल पढ़ाया था क्या कि जो भी हम लोग फ्लक्स लिखते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना लिखते हैं, ई डॉट ds के बराबर। याद है आपको कल की ये क्लास जिसमें मैंने आपको कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना सिखाया था क्या, ई डॉट ds के बराबर में। और ये चीज मैं आपको सिखाया था कैसे कि मान लो कि ये एक कर्व सरफेस है, तो यहां पर छोटा सा एरिया वेक्टर लोगे बाहर के तरफ, और यहां से मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जो एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अभी हम लोग पीछे ये बात डिस्कस कर रहे थे कि EA cos थीटा लिखते हैं, है कि नहीं, और EA cos थीटा लिखते हैं, तो यहां पर अगर फाई इक्वल टू लिखेंगे, छोटा सा फ्लक्स d फाई इक्वल टू, तो d फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, E एरिया के जगह पर कितना है और थीटा कितना है, ये छोटा सा फ्लक्स E ds cos थीटा आया। तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, d फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, और इधर ये फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ये पिछले दिन मैंने बताया था। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है क्या कि जब भी आपको फ्लक्स निकालना है फाई इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा, ई डॉट ds करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि यहां पर हम लोग क्लोज्ड सरफेस के लिए बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गॉस लॉ में क्या करते हैं, क्लोज सरफेस के लिए बात करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं कि छोटा सा रिंग पहना देते हैं। इस रिंग का मतलब यह होता है कि मैंने जो इंटीग्रेशन किया है वो इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस के लिए किया है, क्लोज रिंग के लिए किया है, क्लोज एरिया के लिए किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस रिंग का मतलब कोई खास नहीं होता है क्या कि इस इंटीग्रेशन में रिंग डालने का मतलब क्या कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज सरफेस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो कि अगर ई डॉट ds हो गया तो इसी फ्लक्स को हम लोग फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन a डॉट b को कितना लिखते हैं, a b cos थीटा के बराबर में। और मेरे भाई पीछे हम लोगों ने अभी थीटा का वैल्यू देखा है कि ये इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा के जगह पर कितना डिग्री आया है, क्या है थीटा, तो थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, जो कि हमारे पास हमेशा ही कितना डिग्री रह रहा था, 0 डिग्री के बराबर में। और इसी 0 डिग्री का वैल्यू जब हम लोग यहां पर पुट कर देंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई ds के बराबर में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1, और 1 से मल्टीप्लाई कर देने से कंटेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो कि इस कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया हुआ है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू तो कितना k³ बाय r स्क्वायर, यही सिखाया है मैंने। k कांस्टेंट है, q चार्ज है, और r के इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहां पर ध्यान से कि अगर हम इस सरफेस में किसी भी पॉइंट पर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इस पॉइंट चार्ज से अगर मैं इस सरफेस पर मैं यहां चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r के बराबर में। अगर मैं यहां चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो भी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां चाहूं निकालना तो भी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। मतलब सरफेस पर अगर हम कहीं भी बात करें तो डिस्टेंस कितना, चार्ज कितना है अपने पास, प्लस q। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बात करेंगे, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बात करेंगे किस चीज का, तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बात करेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक ना। अगर हम लोग बात करेंगे क्या, किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड,
हम लोग बात करेंगे किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, कि जिस स्फेरिकल सरफेस को हमने माना है उस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो उस पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है भाई वो E इक्वल टू कितना आएगा, के चार्ज है कितना और डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो है सो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगा कांस्टेंट। क्यों कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, कि सरफेस पर किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज, कि चार्ज से कोई भी पॉइंट हमेशा कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर सेंटर से। सरफेस में इधर बात करें तो भी आर, इधर बात करें तो भी आर, नीचे बात करें तो भी आर, ऊपर बात करें तो भी आर। तो सेंटर से अगर आप कहीं भी देखिएगा तो आपको सरफेस कितना दूरी पर दिखाई देगा, रेडियस आर दूरी पर। और जब चार्ज भाई साहब फिक्स हो गया, चार्ज फिक्स हो गया, कांस्टेंट फिक्स हो गया, आर भी फिक्स हो गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चार्ज तुम्हारे पास गिवन है, चार्ज का वैल्यू गिवन है कि नहीं है, क्यू गिवन है, क्यू कांस्टेंट, के को जानते ही हो कांस्टेंट, और आर कभी बदल ही नहीं रहे। तो आर भी क्या, जब सारा चीज कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जब सारा चीज कांस्टेंट हो गया तो अब यहां से हम लोग ये बात देख रहे हैं क्या, कि इस कारण से जो है सो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका रीजन क्या देंगे कि के जो है सो 1/4πε0 के बराबर में होता है, जो क्या है कांस्टेंट है। क्यों, ये आपका गिवन ही रहेगा कि कितना चार्ज दिया हुआ है, तो जो चीज गिवन है वो क्या है, कांस्टेंट है। और आर जो है ये हमेशा ही कैसा रह रहा है, फिक्स रह रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो जब इस टर्म में तीनों ही चीज कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो आपको मैंने हमेशा ही पढ़ाया है क्या, कि जब भी इंटीग्रेशन करो, जब भी डिफरेंशिएशन करो तो कांस्टेंट को क्या करो, बाहर निकाल दो। और जब कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो यहां से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यहां पर अब हम लोग के नहीं लिखें क्योंकि अब हम लोग बच्चा नहीं रहे, तो इसको कितना लिखेंगे, 1/4πε0 क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर के बराबर में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से कि यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को बाहर करेंगे। और इंटीग्रेशन को जब बाहर करेंगे तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन कितना, ds। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इस पर एलिमेंट काटे हैं, इस सरफेस पर छोटा सा एलिमेंट काटे हैं, तो इस छोटे से एलिमेंट को हम लोग इस पूरे सरफेस पर ऐसा कितना छोटा एलिमेंट काट सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट काट सकते हैं। पहला ds काटे, दूसरा भी ds काटे, तीसरा भी ds काटे, और सबको क्या किए, हम जोड़ते चले गए। ऐसा कितना तक जोड़े, टू इंफिनिटिव तक। अगर हम इस सारे ds को तोड़ के और फिर से जोड़ लेंगे तो पूरा का पूरा ये सरफेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और समेशन को लिखने का मैंने तुमको तरीका यही बताया है क्या, इंटीग्रेशन में एक बार में लिख दो इतने बड़े चैन को, इंटीग्रेशन ds। और जब सबको हम जोड़ देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। किसका, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज, स्फीयर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है। इतनी बातें समझ में आती है कि नहीं आती है, इतनी बातें समझ में आती है। अब जरा सा ध्यान से देखना कि अगर हम लोग बात करेंगे इस इंटीग्रेशन ds का, ठीक ना, तो ये इंटीग्रेशन ds जो हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर में हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसके बराबर में,
स्फेयर के बराबर में, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ds जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर में। क्यों? तो आप सीधा सा बात सोचो कि मैं क्या बोलूं तुमको कि इस बोर्ड को तोड़ना है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर सारे टुकड़े को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसके एरिया में कोई फर्क पड़ेगा क्या? ओके, तोड़ के बताइए, है हिम्मत तो, है ना? बड़ी अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं बोर्ड का, तोड़ के बताइए। तोड़ के बताइएगा तो करीब 1.25 लाख इधर का जाएगा, अब बाकी जो जाएगा सो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहां फिजिक्स में क्या कॉन्सेप्ट होती है कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते फोड़ते हैं ना, तो उसमें लॉस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कागज का टुकड़ा लिए, और कागज के टुकड़ा को हम लोग क्या किए, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में फाड़ दिए, और फिर अगर सारे को जोड़े तो उतना ही बड़ा कागज का टुकड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। मतलब एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया कंजर्व रहेगा। उसी तरीके से आपसे यहां पर भी क्या कहता है कि अगर इस स्फेरिकल सेल को हम ds जैसे जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो अगर इस सारे छोटे छोटे टुकड़ों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ds। और जब सारों को हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये पूरा का पूरा स्फेयर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ds के जगह पर पुट करेंगे इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर जो है सो हम लोग यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा देर के लिए क्या मान ले, इसको मान ले क्या, इक्वेशन 1। और इस इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ E एंड इंटीग्रेशन ds इन इक्वेशन फर्स्ट। कि इक्वेशन फर्स्ट में जब इस दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो भाई इधर क्या निकल के आया, फाई इक्वल टू E का वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाला है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds के जगह पर कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आपका फाई इक्वल टू ऊपर में एक बचा क्यू और नीचे में कितना बचा, यही चीज क्या था आपका गॉस लॉ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग आंसर को कंक्लूड करके क्या लिख देंगे, हम लोग आंसर को कंक्लूड करके क्या लिख देंगे कि हेंस द गॉस लॉ इज प्रूव्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर इतना काम कर दोगे, तो इतना काम कर दोगे तो तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। और इस बीच में मैंने ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए किया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन सारे चीजों को आपके समझ में होगी। इधर भी मिटा दूं क्या? इधर भी मिटा देता हूं। ये सारी चीजें आपके कॉपी में छपी हुई है, ठीक ना? ये सारी चीजें कॉपी में छपी हुई है, तो इस सबको छापने का दोबारा कोई जरूरत नहीं है। और ये साफ सुथरा डेरिवेशन अगर हम लोग यहां तक कर देंगे, तो यहां तक कर देंगे तो अपने को कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर। यहां पर ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कांस्टेंट तुमको शो करना है, तो तुम लिख दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। कारण तुम क्या दे दोगे कि हर एक पॉइंट सरफेस पर का इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां से, चार्ज से। तो कहोगे कि सर चार्ज इनसाइड द सरफेस का बात किए है, तो कोई जरूरी है क्या कि चार्ज सेंटर पर ही हो? कोई जरूरी तो नहीं है कि चार्ज सेंटर पर ही हो। जरा सा देखना ध्यान से। मान लो कि हम एक स्फेरिकल सेल ऐसा लेते हैं और इसमें सेंटर पर चार्ज रखते हैं कितना, +q। मैं आपको बोला हूं क्या कि कोई भी चार्ज जितना अधिक मैग्नीट्यूड का होता है उससे उतना अधिक नंबर ऑफ लाइंस निकलता है। बोला हो कि नहीं? तो अगर ये चार्ज फिक्स है तो इससे निकलने वाला जो लाइन होगा, ये भी लाइन क्या होगा, मान लो कि इससे निकलने वाला लाइन है कितना, 4 नंबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहले वाले सर्कल के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है और इस सरफेस को 4 लाइन क्रॉस कर रही है, इसका मतलब फ्लक्स कितना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा देखना कि मैं दूसरा क्लोज सरफेस कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। ये क्लोज सरफेस है कि नहीं, मैंने जो बनाया है, क्या ये क्लोज सरफेस मैंने बनाया है कि नहीं? ये दूसरा स्फीयर है, एक बड़े से बैलून के अंदर में एक छोटा सा बैलून है जो इसके दीवार से चिपका हुआ है। बात समझ में आ रहा है?
अब बताओ ये चार्ज बड़े वाले बैलून के सेंटर पे है क्या? सेंटर पे नहीं है, लेकिन इसके सरफेस को भी कितना लाइन क्रॉस करेगा? 4 ही लाइन क्रॉस करेगा। तो इससे फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ा क्या? सेंटर पे था तो भी उतना ही फ्लक्स, सेंटर पे नहीं है तो भी उतना ही फ्लक्स। तो सेंटर पे रहे या नहीं रहे, बस सरफेस के अंदर में चार्ज रहेगा, इसका मतलब फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम्हारे मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि सर हमेशा अंदर वाला चार्ज ही क्यों लेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा चार्ज इनसाइड द सरफेस ही क्यों लेंगे? बाहर वाले चार्ज को क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? मान लीजिए क्या कि यहां पर एक सरफेस है और इस सरफेस के अंदर में चार्ज है यहां प्लस Q1 और यहां पर चार्ज है Q2। तो अंदर में चार्ज इनसाइड कौन सा है? Q1। केवल Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स क्यों लिखेंगे? Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग एक नोट करके आपके सामने में बढ़ेंगे आगे कि आउटसाइड द चार्ज के कारण कोई फ्लक्स नहीं होता है, और इसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम लोग नोट करके क्या बात लिखेंगे? नोट करके लिखेंगे देयर इज नो फ्लक्स, देयर इज नो फ्लक्स ड्यू टू चार्ज outside the surface, due to charge outside the surface। कि outside the surface अगर कोई सा भी चार्ज है तो उसके कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस चीज को जरा सा ध्यान से देखना। मान लो क्या कि अपने पास कोई सा एक रैंडम सरफेस है, मान लो कोई एक इस तरह का सरफेस है और ये क्लोज सरफेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कोई सा चार्ज प्लस Q यहां पर रखा हुआ है आउटसाइड द सरफेस। अब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज, कुछ इस तरीके से बनाएगा। मान लो एक दूसरा भी बनाया, कुछ इस तरीके से बनाया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं क्या कि कोई भी फ्लक्स अगर फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर आ रही है तो नेगेटिव फ्लक्स, और अगर सरफेस से बाहर जा रही है तो कैसा फ्लक्स? पॉजिटिव फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि अगर हम यहां पर अगर हम बात करें छोटा सा एरिया का एलिमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपका अवे फ्रॉम द चार्ज है, लेकिन एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो अगर परपेंडिकुलर और यहां से बाहर की तरफ लेंगे तो डीएस कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल अगर यहां पर बात करें थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर हम इसी सरफेस का बात हम यहां पर करें एरिया वेक्टर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है, लेकिन अगर एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो किधर? परपेंडिकुलर और किधर? बाहर की तरफ। और थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लो कि इस पॉइंट को मैं पहला पॉइंट बोलता हूं और इस पॉइंट को मैं दूसरा पॉइंट बोलता हूं। पहले पॉइंट के कारण फ्लक्स अगर φ1 लिखोगे तो कितना लिखोगे? इंटीग्रेशन E डॉट ds के बराबर में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? E डॉट ds के बराबर में लिखोगे कि नहीं? पहले पॉइंट पे देखो कि अगर φ1 लिखोगे तो इंटीग्रेशन E ds और cos थीटा के जगह पर कितना डिग्री? cos 180 डिग्री का वैल्यू माइनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस E ds के बराबर में हो जाएगा कि नहीं? I1 कितने के बराबर में आया? माइनस E ds के बराबर। लेकिन अगर दूसरे सरफेस पर तुम फ्लक्स का बात करोगे φ2 का, तो φ2 भी कितना लिखोगे? इंटीग्रेशन E डॉट कितना? ds। इसको कितना लिखोगे? E ds cos थीटा। लेकिन अब की बार थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपका कितने के बराबर में हो जाएगा? ये हो गया क्या? φ1 और φ2 निकल गया। अब अगर बात करें किस चीज का? अब अगर बात करें हम लोग किस चीज का? अब अगर बात करें किस चीज का? टोटल फ्लक्स का। अब अगर बोले बात करें टोटल फ्लक्स का φ इक्वल टू, तो स्केलर क्वांटिटी है, सीधे क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। φ1 है कितना? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, और φ2 है कितना? इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। कितना निकल के आ गया? मतलब बाहर कोई भी चार्ज रहेगा तो जितना लाइन बाहर जाएगा उतना ही लाइन अंदर आएगा, और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो 0 फ्लक्स हो जाएगा। तो बाहर वाले के कारण कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, तो इसको हम लोग कंसीडर में
नहीं लाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्लक्स केवल किसके कारण होगा? चार्ज इनसाइड द सरफेस के कारण। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये था आपका क्या, पूरा का पूरा गॉस लॉ। अब देखिए कि इस गॉस लॉ पर सवाल कैसे बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस गॉस लॉ पर सवाल बनाने के लिए आपको एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जिस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? गसियन सरफेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गसियन सरफेस। मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल बनाने के लिए गॉस महोदय ने एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया और इसी सरफेस को क्या बोला गया? गसियन सरफेस। और इस गसियन सरफेस के बारे में आप सीधा सीधा बात याद रखिएगा, मैं पॉइंट करके यहां पर नोट कर रहा हूं कि पहला पॉइंट कि ये गसियन सरफेस जो है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। ये कैसा सरफेस है? एक इमेजिनरी सरफेस है। और हम लोग अभी देख रहे थे क्या कि जो गॉस लॉ भाई साहब एप्लीकेबल हो रहा है वो किसके लिए? केवल क्लोज सरफेस के लिए। तो ये गसियन सरफेस को होना चाहिए क्या? इट शुड बी क्लोज्ड सरफेस। इसको कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसा होना चाहिए? क्लोज। अब क्लोज सरफेस में भी दो तरह का सरफेस होता है, एक सिमेट्रिक और एक नॉन सिमेट्रिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना कि यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं क्या, कि जो गसियन सरफेस है या जो गॉस लॉ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहता है क्या कि जो गॉस लॉ है आपका, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक। कि ये सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक दोनों के लिए जो है, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक दोनों तरह के सरफेस के लिए गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस। कि ये दोनों तरह के क्लोज सरफेस के लिए क्या है? ये एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे अगर पूछे कि गॉस लॉ कैसे सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो बस एक बात आप ध्यान में रखिएगा क्या, कि सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। भले ये सिमेट्रिक हो या फिर नॉन सिमेट्रिक हो, एप्लीकेबल हमेशा है। लेकिन ये हमारे लिए यूजफुल तभी हो पाता है जब ये सरफेस सिमेट्रिक होता है चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि बट इट इज यूजफुल ओनली इफ द गसियन सरफेस कि अगर गसियन सरफेस जो है, इफ द गसियन सरफेस इज सिमेट्रिक, गसियन सरफेस इज सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट गसियन सरफेस सिमेट्रिक हो जाएगा, तो हम लोग के लिए ये क्या हो जाएगा? यूजफुल हो जाएगा। अब कहोगे कि ये पॉइंट सर इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है? तो देखो कि सरफेस कैसा भी रहे, अगर मान लो ऐसा सरफेस रहे, बताओ ये सिमेट्रिक सरफेस है कि नॉन सिमेट्रिक सरफेस है? नॉन सिमेट्रिक सरफेस है। और इस सरफेस के अंदर में चार्ज प्लस क्यू रखा, तो अंदर में चार्ज कितना है? क्यू। तो सीधे हम लोग लिख देंगे फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सरफेस अगर हम सिमेट्रिक भी बना दिए और यहां पर चार्ज रख दिए प्लस क्यू, फिर भी कितना लिख देंगे? फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये एप्लीकेबल हमेशा ही है, किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए भी और नॉन सिमेट्रिक के लिए भी। लेकिन ये यूजफुल तभी होता है जब कैसा हो? सिमेट्रिक हो अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहोगे क्यों? तो ध्यान देना, क्यों कहोगे? तो आ जाओ तुम थोड़ा सा यहां पर, कि यहां पर सिमेट्रिक सरफेस है कि नॉन सिमेट्रिक सरफेस है? सिमेट्रिक सरफेस है। सिमेट्रिक सरफेस है, इसीलिए चार्ज से हमेशा इक्वल डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज से हमेशा क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। और इक्वल डिस्टेंस है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसा है?
कांस्टेंट है। अगर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस रहता, मान लो कि अगर हम एक नॉन सिमेट्रिक सरफेस का बात करें और यहां पर चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, तो ये डिस्टेंस r1, तो ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3, सारी डिस्टेंसेस क्या है, अलग अलग है। अब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एप्लीकेबल हर सिस्टम के लिए है, चाहे क्लोज सरफेस रहे चाहे ओपन सरफेस रहे, लेकिन ये हमारे लिए यूजफुल तभी होता है जब सरफेस कैसा हो, सिमेट्रिक हो अबाउट द चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट। क्यों कि सिमेट्रिक हो जाने से सरफेस का सारा पॉइंट क्या हो जाता है, इक्विडिस्टेंट हो जाता है, और इक्विडिस्टेंट हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, तुरंत इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के अपना काम कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सर लिखो चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जरा सा देखो कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक रॉड रहे और इस रॉड पर कैसा चार्ज रहे, पॉजिटिव चार्ज, तो अगर हमको गसियन सरफेस बनाना रहे तो गसियन सरफेस रॉड के अबाउट सिमेट्रिक कैसा गसियन सरफेस बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट तुम लोगे तो रॉड से इक्विडिस्टेंट, कोई भी पॉइंट लोगे रॉड से इक्विडिस्टेंट, हर जगह पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा हो जाएगा। कहोगे क्या कि सर ऊपर वाला सरफेस अगर हम यहां पर पॉइंट ले लेंगे तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब हम लोग फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स हम लोग लिखेंगे क्या करते हैं, ई डॉट ds यानी ई ds कॉस थीटा, और cos 90 डिग्री अगर आ जाएगा यहां पर तो cos 90 का वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा, कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, तो काउंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन यहां पर देखो कि यहां पर अगर एरिया वेक्टर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ, थीटा इक्वल टू कितना, तो सिमेट्रिक लेने से क्या फायदा हो रहा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर पॉइंट चार्ज रहे तो पॉइंट चार्ज के बाद कैसा सिमेट्रिक लेंगे, स्फेरिकल लेंगे। अगर लीनियर चार्ज रहे तो लीनियर चार्ज के बाद कैसा लेंगे, सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस लेंगे। लेकिन गसियन सरफेस के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्या, कि ये कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। ये हर तरह के क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यूजफुल केवल तभी हो पाता है जब 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 क्या रहे कि ये सिमेट्रिक रहे अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन बातों का यूज हम लोग आगे करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। फिलहाल आपको मैं गॉस लॉ पर एक आध में सवाल दिखाता हूं, जिस सवाल के लिए हम लोगों ने गॉस लॉ को पढ़ा है कि गॉस लॉ से चीजें कैसे इजी हो जाती है। तुम देखो कि तुमको अभी तक मैंने फ्लक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो फॉर्मूला में क्या पढ़ाया, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन क्या, ई डॉट ds। और अभी मैंने आपको गॉस लॉ पढ़ाया है, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कि फ्लक्स हम लोग अब दोनों मेथड से निकाल करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा मेथड ज्यादा आसान है। आंसर दोनों से सेम आता है कि नहीं आता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका हम लोग यूज करेंगे, और आज मैं आपको एक ही क्वेश्चन दिखा पाऊंगा और एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, दोनों मेथड से मैं फ्लक्स निकाल करके आपको दिखाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ओपन हेमीस्फीयर, कि एक ओपन हेमीस्फीयर है जिसके सेंटर पे एक चार्ज कितना रखा हुआ है, प्लस क्यू। बात समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर, कि उस हेमीस्फीयर के सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स कितना है ये बताइए। आप देखिए कि आपके सामने में जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक हेमीस्फीयर है और इस हेमीस्फीयर के बारे में आपसे क्या कह रहा है कि ये ऊपर से खुला हुआ है। ये हेमीस्फीयर कैसा है, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, तो इस हेमीस्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मान लो कितना, r, और इसके सेंटर पे तुमको क्या कह रहा है कि चार्ज रखा हुआ है कितना, प्लस
क्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बताओ कि इस हेमिस्फीयर का सरफेस जो है ये प्लेन सरफेस है कि कर्व सरफेस है? प्लेन सरफेस है कि कर्व सरफेस है? कर्व सरफेस है। भाई साहब इसका मतलब सिंपल सा बात है क्या कि हमको एलिमेंट लेकर के काम करना पड़ेगा। तो हम इसके सरफेस पर कहीं पर भी एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे और इस एलिमेंट का एरिया का अगर मैं वेक्टर का बात करूं तो परपेंडिकुलर और किधर की तरफ? बाहर की तरफ। ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। देखो तो ई और डीएस दोनों का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंस? इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना कि अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो हम यहां से रेडियस यहां का बात करें तो भी आर होगा, हम यहां तक का बात करें तो भी आर होगा, हम यहां तक का बात करें तो भी कितना होगा? हर जगह हेमिस्फीयर का रेडियस कैसा? सेम होगा। तो रेडियस सेम हो गया तो अगर हम लोग बात करेंगे कहां से? हम लोग बात करेंगे कहां से? बाय द डेफिनेशन ऑफ किस चीज से? फ्लक्स से। तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या कहता है? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट कितना? डीएस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम ये बताओ कि इस पॉइंट चार्ज के कारण जो हम लोग फाई इक्वल टू लिखेंगे ई डॉट डीएस को ई डीएस कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है? ये हो जाएगा कि नहीं? ये बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर हर जगह कांस्टेंट। इसका मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट को मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो ई इंटीग्रेशन डीएस कॉस थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे? फाई इक्वल टू लिखेंगे कितना? ई इंटीग्रेशन कितना? ई का वैल्यू कितना आया है? अब जरा सा देख लो इसको, मान लो थोड़ा देर के लिए क्या कि ये है कितना? इक्वेशन 1। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का बात करें तो ध्यान देखना कि अगर पूरे स्फीयर पर से छोटा छोटा एलिमेंट काट के जोड़े थे तो पूरा स्फीयर बन गया था। अब ये हेमिस्फीयर है और इसका भी ऊपर से ढक्कन क्या है? खुला हुआ है। तो अगर इस पर छोटा छोटा एलिमेंट काट के सबको जोड़ेंगे तो हेमिस्फीयर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मतलब यहां पर जो हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करेंगे, सारे डीएस को जोड़ेंगे तो ये जो हमको मिलेगा ये क्या मिलेगा? सरफेस एरिया ऑफ किसका? हेमिस्फीयर है तो किसका? हेमिस्फीयर का। और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया अगर भाई साहब चौथी पांचवी छठी क्लास ढंग से पास किए हुए हो तो तुमको याद होगा कितना? ऐसे याद रखो, पूरा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर तो आधा स्फीयर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ई का वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू पुट करो। तो ई का वैल्यू कितना निकाले हो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना? और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना आया है? जरा सा ध्यान देना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 बार में 4 खत्म, यानी कि फ्लक्स कितना बचा? ऊपर में क्यू और नीचे में कितना? ये निकल गया क्या आपका फ्लक्स? क्यों कि क्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, फ्लक्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। अब देखो कि इतना बड़ा मेथड करने से अच्छा गॉस लॉ कितना आसान है। गॉस लॉ कितना आसान है ये देखो। गॉस लॉ क्या कहता है कि आपके पास जो सवाल है वो सवाल है ऐसा कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है कितना? तो भैया गॉस लॉ के लिए अपने पास बात क्या है कि गॉस लॉ के लिए अपने पास में बात क्या है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सरफेस कैसा होना चाहिए? लेकिन ये क्लोज सरफेस है क्या? नहीं है। अपने मन से क्या करेंगे कि एक गसियन सरफेस ऐसा बनाएंगे कि ये सरफेस कैसा हो जाए, लेकिन क्लोज होने के साथ साथ यूजफुल कब है? जब कैसा हो? सिमेट्रिक। तो आधा हेमिस्फीयर नीचे है तो हम ऊपर से भी अगर आधा बना लेंगे तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब ये पूरा क्लोज हो गया कि नहीं? गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई इक्वल टू, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फाई इक्वल टू होगा ये क्या होगा? क्यू इनसाइड बाय कितना? तो टोटल के कारण जो फ्लक्स होगा क्यू इनसाइड कितना है और बाय कितना? तो ये तो पूरा क्लोज स्फीयर के कारण आया। हमको कितने के कारण चाहिए? आधा के कारण। तो पूरा के कारण फ्लक्स है इतना,
फॉर स्फीयर, पूरे स्फीयर के कारण जो फ्लक्स है ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम से, तो आधा स्फीयर के कारण क्या होगा, फॉर हेमी स्फीयर, आधा स्फीयर के कारण कितना होगा 1/2 इंटू कितना Q बाय, देखो कितना आ गया Q बाय, सेम आंसर आया कि नहीं आया, पिछला वाला आसान है कि ये वाला आसान है, ये वाला ज्यादा आसान है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बस ध्यान क्या रखना है कि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, बात समझ में आ गई। इतने कहानी पर आज हम क्या करेंगे, अपने क्लास को रोकेंगे और अगले दिन इस पर और कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, काफी आज के लिए, उम्मीद करूं कि समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो पढ़ के आइएगा।